एंकर अश्विनी, डिजिटल लिविंग। आज की खाज कार्यक्रम में भोगवान टीवी पर आपसे चर्चा कर रहा हूं और बात कर रहा हूं। हम डिजिटल लिविंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब एक कार्यक्रम शुरू किया मैंने, डिजिटल लिविंग को इम्प्लीमेंट करना हर इंसान की जिंदगी में, मानव जन्म के अंदर ही ये संभव है, डिजिटल लिविंग का इम्प्लीमेंटेशन। और ये काम मैंने शुरू किया है, उसके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। भोगवान टीवी वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप कर लीजिए। तो आज की खाज के नाम से डिजिटल लिविंग पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, वीकली प्रोग्राम है और भोगवान टीवी पेज FB लाइव पर दिखाई देगा आपको, ये वीडियोस मिल जाएंगे, वहां आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, कल हमने कुछ चर्चा करी थी, पहले मतलब कल से मेरा मतलब है कि पिछले वाले एपिसोड में हमने बात करी थी कुछ के डिजिटल लिविंग और टेक्नोलॉजी, क्योंकि डिजिटल का मतलब यह टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग। डिजिटल यानी टेक्नोलॉजी के बिना डिजिटल तो है ही नहीं, या डिजिटल है तो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल नहीं है तो टेक्नोलॉजी नहीं है। और हमने समझा था आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर चर्चा चलती है, बात करती है, काम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो दो शब्द हैं जो आपने सुने होंगे, उसके अपभ्रंश बाकी और उसके पर्यायवाची निकाल दिए गए हैं, वो एक अलग बात है, पर मेन मूलतः दो तो शब्द हैं। एक है नैनो टेक्नोलॉजी और एक है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इन दो चीजों को समझें, हमने इन दो चीजों को समझने हैं, पहले समझेंगे। देखिए मैं इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं हूं, अब पहले था, फैक्ट्री चलाता था मैं, लेकिन मैंने बंद कर दी थी क्योंकि उम्र हो रही थी और बच्चे उसमें इंटरेस्टेड थे नहीं, क्योंकि मैंने कभी काम को काम के हिसाब से किया, पैसे कमाने के लिए नहीं किया। और एक असूल जो मेरी समझ में बहुत पहले आ गया था, शायद मैं 10वीं 8वीं 9वीं क्लास में था तभी आ गया था, कि काम अगर आप अच्छा करते हो, टैलेंट अगर आपके पास है तो पैसा अपने आप आएगा। पैसा इज ए बाय प्रोडक्ट। आजकल जो स्टार्टअप चल रहे हैं, देखो मैं स्टार्टअप था, मैंने स्टार्टअप करा था 1984 में। 1984 में मैंने स्टार्टअप किया था, बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार मेरी स्टार्टअप। क्यों, मेरे अंदर मैंने एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया, पर मैंने टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट की। अब आप बताओ कि एक फैक्ट्री लगाने के लिए, जब आप फैक्ट्री लगाने जाते हो तो टेक्नोलॉजी खरीदते हो, उसकी कीमत क्या है? टेक्नोलॉजी की कीमत पूरी फैक्ट्री में, अगर आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो उसकी कीमत आज की तारीख में पता कर लो ना, कि आपने कोलैबोरेशन लेनी है किसी फैक्ट्री से तो कितना पैसा देना पड़ता है आपको, कितनी कैपिटल फीस लगेगी और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम मिलेगा, उनका टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको वहां से, और आप उसके लिए फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदोगे उनकी रिकमेंडेशन पर, और फिर आप रॉयल्टी दोगे उसके अंदर। तो टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे महंगी चीज है। अगर आपको ध्यान होगा, मैं आज यहां पर ना महाराजा अग्रसेन की बात करूंगा, अग्रवाल हूं तो अग्रसेन की बात तो करूंगा ही, अग्रसेन की बात करे बिना बात शुरू ही नहीं हो सकती मेरे उससे। तो क्योंकि मैं अग्रवाल हूं, पहली बात। दूसरी बात है कि महाराजा अग्रसेन ने जब गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना की थी तो पहला नियम क्या बनाया था? महाराजा अग्रसेन ने जब स्थापना की थी गणतंत्र की 6000 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने पहला नियम यह बनाया था, एक सिक्का एक ईंट। मतलब देखिए इसका अगर आप पर्पस समझे, मतलब समझे, एक सिक्का एक ईंट टैक्स नहीं था। लोगों ने उसको कंफ्यूजन में, महाभारत के बाद का जो कंफ्यूजन जितना फैला हुआ है, आज की तारीख में जो कंफ्यूजन फैला हुआ है, आज की तारीख में तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अब तो डिजिटल लिविंग का वर्ल्ड आ चुका है। 95 से इसकी तैयारी चल रही थी और 2006 से तो ये बाजार में है, 2003 से बल्कि। तो डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल लिविंग के ऊपर शिफ्ट होने से कंफ्यूजन होने शुरू हुए कि कंफ्यूजन क्या है ये समझ में आने लगा, और उसको छोड़ने के तरीके निकलने लगे, प्रोसीजर्स निकलने लगे। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की ना, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाईएस्ट लेवल की डिजिटल लिविंग में, अगर आप डिजिटल लिविंग जीना चाहते हो तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो चल रही है वो तो नैनो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो तो
फ्यू टेंस ऑफ नैनो माइक्रो टेक्नोलॉजी है एक्चुअली, जिसको नैनो टेक्नोलॉजी कहा गया है। पर चलो मान लो नैनो टेक्नोलॉजी भी मान लो उसको, तो हम लोग उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो पिको के आगे, फेम्टो के आगे, मतलब ये रेंज बता रहा हूं मैं आपको, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पिको, 10⁻⁻15 फेम्टो, उसके आगे नंबर चलते चलो एप्टो पिप्टो टुप्टो कुछ तो होंगे। पर मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं वो है 10⁻⁻24 मिनिमम, स्टार्टिंग -24 going up to 10⁻⁻64. Mind it, all these numbers are very very important. Why 64? Why 24? तो ये सब चीजें समझ में तभी आएंगी जब आप डिजिटल लिविंग में शिफ्ट करोगे, उससे पहले आपको नहीं समझ में आएंगी। कंफ्यूजन इज स्प्रेडेड ऑल अराउंड। मनी, लक्ष्मी, आपको नाम सुना होगा। जब हम डिजिटल लिविंग में समझ आए तो शिफ्ट किए या शिफ्ट करना शुरू किया, मैं कहूंगा शिफ्ट तो क्या किए नहीं किए, हम तो शिफ्ट अकेले तो शिफ्ट कर नहीं सकते ना। जब तक कि हमारा सारा कॉलोनी डिजिटल लिविंग पे शिफ्ट ना हो जाए तो मेरा शिफ्ट करना ना करना बेकार है। एक एग्जांपल देते हैं हम लोग इस बारे में कि अगर पड़ोसी ने अपने घर में आग लगा ली तो तुम क्या करोगे? तो भैया डिजिटल लिविंग में पड़ोसी को भी शिफ्ट करना ही पड़ेगा, और उसके पड़ोसी, इधर का पड़ोसी, ऊपर का पड़ोसी, नीचे फ्लैट सिस्टम है, ऊपर भी पड़ोसी नीचे भी पड़ोसी, साइड में भी, इधर भी इधर भी इधर भी। तो आप क्या करोगे? तो आपको तो पूरी कॉलोनी को लेके चलना पड़ेगा, और सोसाइटी है तो आपकी पूरी सोसाइटी को डिजिटल लिविंग, आपकी सोसाइटी के बाहर बोर्ड लगा होना चाहिए कि इस सोसाइटी में एंट्री तभी मिलेगी जब आप डिजिटल लिविंग में रहना सीख जाओगे। अब ये टाइम आ गया है, अब ये टाइम आ गया है कि आपकी सोसाइटी में कोई प्लॉट नहीं लेगा, कोई फ्लैट नहीं लेगा जब तक कि आप डिजिटल लिविंग में अपनी सोसाइटी को शिफ्ट नहीं करोगे। ये पक्की बात है। तो इस बात को समझें कि आपके फ्लैट बिकने बंद हो जाएंगे अगर आप डिजिटल लिविंग को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में। पक्की बात है, ये मैं सही कह रहा हूं। अभी तो कोरोना ने दिखा दिया है कि आप अगर आपको इंजेक्शन नहीं लगा है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल बंद। और अभी अब क्या हो रहा है, बिना टेस्टिंग कराए आप सर्टिफिकेट लेकर के, बिना टेस्टिंग कराया हुआ सर्टिफिकेट लेकर के आप नेशनल ट्रैवल भी नहीं कर सकते। पता है आपको, हवाई जहाज में अगर आपको ट्रैवल करना है, एयर ट्रैवल करना है, तो आपके पास कोरोना का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको कोरोना नहीं है इस टाइम पर। और अगर आपको 4 दिन बाद फिर ट्रैवल करना है तो 4 दिन बाद फिर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये है पहला स्टेप मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल लिविंग। यस, कि अगर आपकी सोसाइटी में डिजिटल लिविंग नहीं है तो आपकी सोसाइटी में कोई फ्लैट लेगा नहीं। पक्की बात है ये, और ये शुरू हो गया है, होने वाला है इमीडिएटली। ये अब ये जैसे ही लोगों को डिजिटल लिविंग के बारे में थोड़ा भी समझ में आने लगेगा, पता लगने लगेगा, तो ये पहली कंडीशन होगी फ्लैट खरीदने वाले की कि डिजिटल लिविंग आपकी सोसाइटी में है कि नहीं है। अगर डिजिटल लिविंग नहीं है आपकी सोसाइटी में, या आप अगर डिजिटल लिविंग पे नहीं देखते हो, तो आपको हम फ्लैट लेंगे नहीं आपकी सोसाइटी में। और आप देख लो, बनाते रहो फ्लैट, जितने मर्जी बना लो, जो मर्जी बना लो, नहीं बिकेंगे। डिजिटल लिविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी हर एक को देनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पड़ोसी आप घर में आग लगा लेता है तो आपको नुकसान होगा, आपकी सारी सोसाइटी को नुकसान। सोसाइटियां तो बहुत छोटी छोटी हो गई हैं, तो एक घर में अगर आग लगती है तो पता नहीं क्या क्या होगा। आप क्या सोचो फायर अलार्म लगाने से आग बुझ जाएगी? ये सब गलतफहमी है। फायर अलार्म जो है वो बताता है कि आग लग गई तो तुम भागो, तो मतलब सोसाइटी तो गई ना आपकी। और फायर अलार्म अगर आपने नहीं लगाया तो आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, कंप्लीशन नहीं मिलेगी, तो आपका फ्लैट वैसे ही नहीं बिकेंगे। तो डिजिटल लिविंग की तरफ मूवमेंट तो चल रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि डिजिटल लिविंग की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है इस बात का। कोरोना ने अच्छे से समझा दिया कि डिजिटल लिविंग का मतलब है अपने आप को बचाकर रखना, अपने परिवार को बचाकर रखना और अपने पड़ोसियों को बचाकर रखना बहुत जरूरी है। अभी मैंने सुना था कि मोदी जी ने पड़ोसियों को वैक्सीनेशन भेजा,
अब उनको फ्री दिया है या पैसे लिया है मुझे पता नहीं है, पर भेजा पड़ोसियों को, क्योंकि मोदी जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पड़ोसियों को ठीक रखना बहुत जरूरी है। और टेररिज्म की प्रॉब्लम तो वर्ल्ड वाइड है आज की तारीख में, और वो कोई धर्म से रिलेटेड थोड़ी है। धर्म का क्या, धर्म तो होता है रहने का तरीका है, पर गलत अगर कोई काम कर रहा है तो वो धर्म से रहने का तरीका है या नहीं है। अब मेरे को क्या पता भाई जो सुप्रीम कोर्ट की जो नोटिफिकेशन है या कुछ है ऐसा बताया गया। देखिए मैंने नहीं पढ़ा, मैं लॉ का आदमी नहीं हूं, लेकिन हम पढ़ते हैं अखबारों में, पढ़ते हैं, समझ आ रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं तो हम पढ़ते हैं, समझते हैं इन चीजों को। तो उसमें लिखा है कि धर्म इज वे ऑफ लिविंग, धर्म इज वे ऑफ लिविंग, दैट्स इट। इतना से तो परिभाषा है उसकी। तो और ये परिभाषा बिल्कुल भाई आपको, आप ये देखो ना कि आपका वे ऑफ लिविंग जगह के हिसाब से डिपेंड करता है कि नहीं करता। एक एरिया में आपको कोई चीज पैदा होती है वो आपको फायदा करेगी, दूसरे एरिया में अगर आप उसको जबरदस्ती पैदा करोगे तो आपको नुकसान भी कर सकती है। आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो आप जब आप पेट में आते हो तब से सीख लेते हो, आपकी ईटिंग हैबिट्स तो तभी डिसाइड हो जाती है, डिफाइन हो जाती है। लेकिन क्या इस बात को कोई समझा? हम बदल लेते हैं उसको, बीमार रहते हैं। अरे भैया बीमारी तो हम खरीद कर ला रहे हैं, हम बीमारी तो खरीद कर ला रहे हैं, और दूसरे को मारेंगे तो अपने को तो नुकसान होगा ही ना, हम भी तो मरेंगे ही। समाज क्या है? समाज जो है एक टीम है, और टीम क्या है? अरे परिवार ही टीम नहीं बन पाया, परिवार तो बहुत दूर की बात है। अभी तो आज की तारीख में जो सिचुएशन ये हो चुकी थी, मतलब आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पिछली सदी की बात कर रहा हूं। चलो जो 1900 सेंचुरी 1900 की बात कर रहा हूं, 2000 से तो डिजिटल लिविंग का एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आ गया, तो कुछ लोग ठीक हो गए। परिवार में पहले जो है टीम, समाज जो है टीम बनती है, तो टीम के पहली फाउंडेशन क्या है? कपल, यानी विवाहित जोड़ा। और विवाह जो है वो आसमान में, स्वर्ग में लिखे जाते हैं। कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर बनती है, स्वर्ग से बन के आती है। इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ही हमें ये सब चीजें समझाई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हमारे को नहीं आती होती तो हम ये शायद हम भी कभी नहीं समझ पाते, और हम दुनिया के उसमें चल रहे होते। आज जो हम डिजिटल लिविंग की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल लिविंग हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सक्सेस होने के बाद ही हम लोगों ने समझनी शुरू आई हमें समझ में। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कब से कर रहा हूं, अगर आपको सही बताऊं तो 1981 से। मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था मैं तब से यूज कर रहा हूं, 1981 से मैं यूज कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब जो है, अब उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ 10⁻⁻24 तक यूज कर पा रहे हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं। नॉर्मल अच्छी जिंदगी जीने के लिए डिजिटल लिविंग में आ जाओ तो आपको आपकी जिंदगी, आपका परिवार, पहले तो पति पत्नी एक टीम हो जाएंगे, टीम की तरह से भी काम कर सकते। एक 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट है, मैं वहां पर लेक्चर लेता हूं तो इसलिए उसकी बात कर रहा हूं, पर वो होता ही वहां पर है वो कोर्स, तो मैं क्या करूं। टीम बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट, तो ये 2 प्रोग्राम चलते हैं। एक टीम मेंबर कैसे बने, ये तो सीखना ही पड़ेगा। टीम को मैनेज कैसे करोगे जब तक आपको टीम का मेंबर बनना नहीं आया, और टीम का मेंबर बनना कोई सिखाता नहीं। एक मतलब आरएसएस एक संस्था है जहां पे ना सबको स्वयंसेवक कहा जाता है। स्वयंसेवक का मतलब क्या है? अपनी मर्जी से सेवा करना। अगर आप अपनी मर्जी से सेवा करते हो तो उसमें अभी आपकी मदर बीमार है, मान लो आपकी माताजी बीमार है, तो आप क्या अपनी मर्जी से सेवा नहीं करोगे उनकी, या वो कहेंगी कि मेरी सेवा करो? अब इन 2 चीजों में फर्क समझ लो आप, कि अगर उनको भी कहना पड़े कि मेरी सेवा करो, तो उनको औलाद पैदा करने का कितना कष्ट होगा, ये मेरे ख्याल से अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, कहने की जरूरत होनी ही चाहिए। पर ये समझ में आया डिजिटल लिविंग के कारण। पहले शायद हमें भी ना आता समझ में, हमें भी समझ में नहीं आता ये, पर क्योंकि हम लोग डिजिटल लिविंग में बहुत पहले शिफ्ट कर गए थे और यूज कर रहे हैं,
डिजिटल टेक्नोलॉजीज को, तो हमें ये बात समझ में आई, स्वयं सेवक का मतलब है अपनी इच्छा से सेवा करना। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, पर अपनी इच्छा से सेवा करना एक बात है और टीम की तरह से काम करना, मतलब टीम में मेंबर बनना, तो उसका पहला स्टेप यही है कि मैं अपनी मर्जी से करूं जो कुछ करूं। कोरोना ने अच्छे से समझा दिया कि भैया तेरे को अब इम्यूनिटी, तेरे को अपनी इम्यूनिटी तुझे बढ़ानी है। मतलब कोरोना ने कितनी सारी ट्रेनिंग कर दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना जो है भगवान जी का दिया हुआ है। भगवान जी ने कहा कि कोरोना दो, नहीं तो ये लोग मेरी सुनेंगे नहीं और अपनी जिम्मेदारी समझेंगे नहीं, तो उन्होंने दे दिया। अब माध्यम किसी को बनाया होगा, कोई बना होगा, हम नहीं कहते। हम जो है वो कहते हैं कि हिंदू जो है वो गॉड फेयरिंग होते हैं। गॉड फेयरिंग होने का मतलब क्या है? गॉड से डरते हैं। अगर गॉड से डरते होते तो मंदिर कोई भी नहीं जाता। गॉड फेयरिंग का मतलब वो अंग्रेजी, वही बात है कि अंग्रेजी और हिंदी में कहा जाता है भक्त है और अंग्रेजी में गॉड फेयरिंग कह दिया। तो गॉड फेयरिंग तो का तो मतलब हमें समझ ही नहीं आया आज तक कि गॉड फेयरिंग होता क्या है। और भक्त अगर डरते होते, अगर मान लो मैं शब्दों का ट्रांसलेशन करूं, तो अगर भक्त डरते होते तो मंदिर जाता ही नहीं कोई। और आप देख लो कोई भी मंदिर खाली आपको नहीं मिलेगा, कोई भी मंदिर आपको खाली नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड वहां पर जनसंख्या हो या लोग हो, गांव के मंदिर कोई खाली नहीं मिलेगा आपको, और शहर के मंदिर कोई खाली नहीं मिलेगा आपको। आना जाना लगा रहता है। तो इसका मतलब डर तो है ही नहीं उनको, भक्तों को कोई डर नहीं है। हाँ, एक समस्या हुई गॉड फेयरिंग ये शब्द कुछ ट्रांसलेशन के आने से समस्या क्या हो गई कि अब उनको ना भक्तों को ये होने लगा कि पता नहीं यार हम बात कह भी पा रहे हैं कि नहीं कह पा रहे। अब समझ, डिजिटल लिविंग में आने के बाद समझ आई कि मूर्तियां तो बात करती हैं पर हमें उनकी भाषा ही नहीं आती। हम उनको अपना वो सारी चीजें सुनती हैं, वो एंट्री पॉइंट है। मूर्तियां जो है वो एंट्री पॉइंट है आपका भगवान से कनेक्शन बनाने का। ये आप इस तरीके से समझो कि मोबाइल जो है आपका कनेक्शन बनाने का साधन है। ऐसे ही अगर आप इंसान से इंसान का कनेक्शन बनाना है तो मोबाइल, और इंसान को भगवान से कनेक्शन बनाना है तो मूर्ति। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है समझनी कि जिंदगी अगर आसान करनी है मतलब कि वो कहते हैं कि मैंने ना जापान नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा बड़ा है, और पढ़ा तो मैंने रामायण भी है, पढ़ी तो मैंने महाभारत भी है, और पढ़ा तो मैंने सब कुछ है। या तो मैं सारी चीजें पढ़ी हुई मानूं या मैं एक भी ना मानूं या सिलेक्टिव मानूं। अब सिलेक्टिव मानूं, गूगल बाबा इसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल है समझने के लिए। मेरे को टीनेजर, पड़ोस में एक टीनेजर थे, उन्होंने मेरे से कहा कि ताऊ कहते हैं मेरे को, ताऊ जी एक बात बताएं कि गूगल में मैंने एक कोई चीज ढूंढनी थी, मैंने गूगल में डाली कि गूगल बाबा से पूछा और उन्होंने जवाब दे दिया 50। अब मैं उन 50 में से कौन सा जवाब पिक करूं, ये मैं कहां पर ढूंढूंगा, इसका मैं क्या करूं। अरे 5000 दिए थे, मैंने एडवांस सर्च करी तो 50 आ गए। चलो 5000 से 50 आ गए मान लिया, ठीक है। बट उन 50 में से मेरे को तो एक ही चाहिए, तो वो मैं एक कहां से लूं, कैसे करूं कि मेरे को ये वाला एक चाहिए। उन 50 में से कौन सा एक मुझे चाहिए, ये क्या मैं कैसे ढूंढूंगा, कैसे खोजूं, मैं क्या करूं इसका। अब मैंने कहा कि हाँ, तो अब आया है टीनेजर जनरेशन का ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत देख लिया गूगल बाबा, और बहुत देख लिया टेक्नोलॉजी, और बहुत देख लिया आपने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग में लग गए। मतलब ऐसा वो कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि हम लोग खोद रहे हैं, और क्या खोदना है ये पता नहीं है। क्या कुछ मिल जाएगा, खोदते हैं चलो कुछ तो मिल ही जाएगा। तो किसी के हाथ गड़ा खजाना लग गया तो मेरे को तो गड़ा खजाना मिल गया यार, उसको देखा देखी लाखों लोग शुरू हो गए कि यार मैं भी खोदता हूं, और सबने अपने घर खोद दिए। मतलब सबने अपने घर खोद दिए और फिर दोबारा बनाए, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे आ गई। मतलब क्या ये तरीका है बूम में आने का। खैर मैं अब डिटेल में जाने का फायदा नहीं, क्योंकि ये बात सब समझते हैं, सबको पता है ये बात। तो उन 50 में से एक कौन सा ढूंढना है,
उसके लिए तुम्हें सीनियर सिटीजन की जरूरत पड़ेगी। सीनियर सिटीजन ही बताएंगे कि बेटा इन 50 में से कौन सा एक है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के पास चले जाओगे तो वो तो आपको पहले ही बता देगा कि ये क्या तेरे मतलब का, इसको ले ले तो काम खत्म। माँ से पूछो कि मेरे को काजू खाना है मान लो, और माँ कहेगी तेरे को सूट ही नहीं करता, तो आप जिद में आके नहीं मैं तो खाना है, मैंने खा लिया, मेरे मुंह में छाले हो गए। और माँ कह रही है उसने तो 1 मिनट में बता दिया, मैंने तो 50 चीजें ढूंढ ढांड के तो काजू निकाला और क्या है बड़े स्वाद चीज है, मैं खा लेता हूँ, वो इतनी महंगी है तो मैं खा लेता हूँ, तो मेरे को तो क्या है वो महंगी चीजें अच्छी भी होगी और एकदम बेस्ट क्वालिटी का काजू लेके आया मैं, और मैंने खा लिया और मेरे मुंह में छाले हो गए। अब ये प्रॉब्लम काजू की है या मेरी है? और मेरी माँ ने तो बताया ही था मेरे को कि काजू नहीं खाना तेरे को, काजू से छाले हो जाएंगे। तो सीनियर सिटीजन तो अब चाहिए ही चाहिए। अब जूनियर जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि उन्होंने सीनियर सिटीजन का ध्यान नहीं रखा, और अब सीनियर सिटीजन के बिना उनकी लाइफ चल नहीं सकती। गूगल बाबा ने जो 50 जवाब दिए हैं उसमें से एक चाहिए, तो वो एक जो है आपको आपके सीनियर सिटीजन ही बताएंगे। एक्चुअली हुआ क्या, कल परसों ना मेरी एक मीटिंग में बुलाया था मुझे भी, मैं भी गया था, तो वहां पे सारे सीनियर सिटीजन ही थे। तो मुझे उनके बातचीत जो कुछ भी हुई, तो मेरे पोते ने मुझे मोबाइल चलाना सिखा दिया। मैंने कहा यार मतलब तकरीबन ये बातें होती रहती है वैसे फील्ड में, पर कल भी हुई है। और वो सारे के सारे MSME यानी 50-50 करोड़ 100 करोड़ की फैक्ट्रियां चला रहे हैं, सारे फैक्ट्रियों के मालिक हैं और सारे सीनियर सिटीजन है उस टाइम पर। और वो उनको परेशानी ये है कि उनके बच्चे जो है वो उस काम को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, नौकरी करना चाहते हैं। अब नौकरी करो भाई, बच्चे वो कहते हैं मेरे को, मैं अपने घर की बता रहा हूं कि मेरे को कहा कि जब आपने अपने टाइम में अपनी मर्जी का किया ना सब कुछ, तो अब आपका बेटा कर रहा है तो क्या हो गया। तो ये बात मुझे तुरंत समझ में आ गई और मैंने अपने आप को जूनियर जनरेशन से काट दिया। बिलीव मी, मैंने अपने आप को जूनियर जनरेशन से काट दिया, बिल्कुल मैंने बात ही नहीं करता था, मैं जूनियर जनरेशन से बिल्कुल बात करनी छोड़ दी मैंने। और आज सिचुएशन ये है कि मेरे पास जूनियर जनरेशन यानी 20 साल से लेके और 35 साल तक के लड़के लड़कियां दुनिया भर के फोन करते हैं, सारे मेरे से सलाह लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको डिस्कार्ड कर दिया। अरे सीनियर सिटीजन को कोई डिस्कार्ड कर सकता है क्या? वो कहते हैं मुर्गी पहले आई या अंडा, एक स्टेटमेंट आती है मार्केट में कि मुर्गी पहले आई या अंडा, और घर की मुर्गी दाल बराबर। ये 2 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत समझने वाली है। अगर आपको डिजिटल लिविंग में शिफ्ट करने की कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इन 2 चीजों को समझ लो। अगर ये 2 स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाती हैं, तो आप ये समझ लो कि आपने जो है आपको डिजिटल लिविंग में माइग्रेट क्यों करना है, ये 1 मिनट में समझ आ जाएगा। पहला क्या स्टेटमेंट था? पहला स्टेटमेंट क्या था? मुर्गी पहले आई या अंडा, पहला स्टेटमेंट। तो यहां पर हमने एनालाइज किया, ये टीम हमारा ना चर्चालय है, हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चालय मतलब चर्चा का घर, जहां पे हम चर्चा करते हैं। तो वहां पर हमने चर्चा करी कि यार ये जो मुर्गी पहले आई या अंडा, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों का? हम बैठे हुए सारे टेक्नोलॉजी के आदमी यार, सारे फैक्ट्रियां चलाते थे तो वेले होते थे। हमारा मतलब नेचुरली जब काम एक बार सेट हो गया, सारा हो गया, कस्टमर से बात हो गई, तो लंच के टाइम पे सबका लंच शायद आधे घंटे का होता है, हमारा 1 घंटे का होता था, भाई इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। पर उस 1 घंटे में हम लोग रोटी, बुड्ढे हो गए सारे, रोटी तो थोड़ी थोड़ी खाते हैं पर बात ज्यादा करते हैं। तो ये चर्चा का सब्जेक्ट आया कि मुर्गी पहले आई या अंडा। तो हमने जब समझना शुरू किया तो ब्रह्मा जी तक पहुंच गए। मतलब इमेजिन हम बात कर रहे हैं मुर्गी अंडे की और पहुंच गए ब्रह्मा जी तक। ब्रह्मा जी ने क्या किया था? ब्रह्मा जी ने जब पहले उनको कहा कि सृष्टि बढ़ाने के लिए कुछ करो, तो उन्होंने पहला क्या काम किया? पहला पुत्र बनाया। पुत्र क्यों बनाया उन्होंने? पहला आदमी बनाया और अपनी कॉपी बनाई। अपनी कॉपी क्यों बनाई? आप देखोगे ब्रह्मा जी को दिखाया जाता है कमल के फूल पे बैठे हैं और कमल जो है पानी में होता है। तो उन्होंने अपनी कॉपी क्यों बनाई? तो अपनी कॉपी इसलिए बनाई उन्होंने कि उन्होंने वो दिखाई देता है ना, शीशा मिरर कहते हैं ना, पानी में देखो तो दिखाता है। तो उनको दिखा
अरे ये तो बहुत आसान है। और तुरंत 5 तत्वों का खेल उनको आते ही था, 24 मॉलिक्यूल सब कुछ पता था उन्होंने तुरंत अपनी कॉपी क्रिएट कर दी और उसको आदेश दे दिया कि अब तू काम कर। टिपिकल आदत हमारे लोगों में है ही है, तो इसीलिए हमें लगता है कि हमारे जो क्रिएशन है ब्रह्मा जी ने ही करी है, इसीलिए लगता है हमें, क्योंकि उन्होंने उसको कहा, पहला अपनी कॉपी बनाई और कहा कि काम कर, सृष्टि बढ़ाने का काम कर। तो उसने क्या कहा, उसने कहा मैं नहीं सुनता। देखो आज की जनमाने की पिछले उसके देखोगे तो बेटा यही कहता है बाप तूने किया क्या है, तूने किया क्या है, तूने तो कुछ भी नहीं करा, तेरे से कहीं अच्छा तो हम कर लेंगे, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग कर नहीं पाया, मैं तो क्लर्की करी। मैंने जब क्लर्की करी तो मेरा बेटा इंजीनियर, मैंने उसको इंजीनियर बना दिया, तो उसके नेचुरली एक ही जवाब आएगा ना कि तूने किया क्या है, तू क्लर्की तो था, मैं इंजीनियर हो गया। खैर मैं इन डिटेल में जाता नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो सबको पता है, सबके घर की एक कहानी है, घर घर की कहानी। तो उसने कहा कि मैं नहीं, मेरे को नहीं, मतलब मैं तो जा रहा हूं। उसने तू कहां जा रहा है, कहता मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी जाऊं। कहता अच्छा तो क्या करेगा, तपस्या करूंगा। अब तपस्या करने का मतलब क्या है, तो हमें समझ में, ये डिस्कशन हो रहा है हमारा और आपस में, मतलब कोई 5-7-10 लोग बैठे होंगे, डिस्कशन हो रहा है, और किसी 5 स्टार होटल में बैठे होंगे, आई एम श्योर, अब इंडस्ट्रियलिस्ट है ना। खैर तो वो ये डिस्कशन हो रहा है, पहुंच गए जी कि वो चला गया। तो उसने तपस्या का मतलब समझ में आया कि तपस्या का मतलब है एक्सपेरिमेंटिंग, तपस्या करने का मतलब है एक्सपेरिमेंटिंग। वो अंग्रेजी आ गई तो अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंट हो गया और तपस्या को जो है ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर दिया। अरे भैया तपस्या के लिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या मेहनत करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल तुम्हें खरीदना है, उसको उसके लिए इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट जो जुगाड़ चाहिए वो भी सारा तुम्हें बनाना है, और फिर उससे प्रोडक्ट बनाना है, और फिर उसको टेस्ट करना है, मतलब सारे काम तो तुम्हारे जिम्मे में है। तो तपस्या एक आदमी कहां कर सकता है। आज एक्सपेरिमेंट का नाम लेते हैं तो रॉ मटेरियल कोई दे देगा, वो कोई दे देगा, इक्विपमेंट कोई दे देगा, इंस्ट्रूमेंट कोई दे देगा, और रिजल्ट कुछ आ जाएगा, उसको मैं किसी को दिखा दूंगा, प्रूव कोई और कर देगा, अप्रूव कोई और कर देगा। ओ भैया इतने सारे लोग मिलकर ये ढंग का प्रोडक्ट नहीं बना पाए आज तक, डेटा माइनिंग कर रहे हैं, मतलब आजकल प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, डेटा माइनिंग, बताओ। और जिसको तपस्या वाला तो 1 मिनट में सॉल्व कर देते हैं ऐसे चुटकी में। रूट कॉज की बात करते हैं, मतलब मैं मेडिकल साइड की बात करता हूं तो सब कहते हैं जी जड़ को पकड़ो, आयुर्वेद कहता है जड़ को पकड़ो। जड़ क्या है, दोष को जड़ बता दिया। अरे भाई तुम लोग कब तक कंफ्यूजन में रहोगे, कब तक तुम अपनी जिंदगी को मैस करते रहोगे। कोरोना कहता है भैया कोई चक्कर नहीं है, मैं हूं तो सब कुछ भी नहीं है, और मैं नहीं हूं तो सब कुछ हो सकता है, पर मैं हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। कोरोना भगवान बन के बैठ गया है, वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठ गया है, और वो जाने वाला नहीं है। कि अगर आप सोच रहे हो आज तक मलेरिया नहीं गया, आज तक तुम्हारा कौन सी बीमारी ऐसी है जो गई है, एक भी बता दो मेरे को, एक भी बीमारी बता दो जो पूर्णतः पूरी पृथ्वी से गई, बता ही नहीं सकते। क्यों गई नहीं, क्यों, क्योंकि हमें जड़ ही नहीं पता, हमें रूट किसको, जड़ किसको कहते हैं ये पता ही नहीं है। और आयुर्वेद की तो हालत ये हो गई थी कि आयुर्वेद को कोई मतलब जाने को तैयार नहीं था आयुर्वेदाचार्यों पे। ये तो जब से मोदी जी आए हैं और रामदेव जी ने कुछ काम एक्टिविटी करी है, तब से आयुर्वेद का प्रचार शुरू हुआ। योगा, सारे जो है योगा का मतलब ये योगा हो गया, बस दैट्स इट। मतलब और इसमें 4-5-10 आसन लगा लो, 100 लगा लो, 1000 लगा लो। लेकिन रामदेव जी ने कहा खाली योगा नहीं करना, प्राणायाम भी करना है। अब प्राणायाम की इंपॉर्टेंस बताई उन्होंने, तो लोगों को समझ में आया, अरे प्राण तो प्राणायाम से तो प्राणायाम करता क्या है। प्राणायाम जो है, देखो शब्द कितना महत्वपूर्ण शब्द है। प्राणायाम का मतलब है आप जो सांस ले रहे हो उसके अंदर जो हवा है, सांस ले रहे हो का कोई मतलब नहीं है, बेकार की बात है ये। सांस के अंदर जो हवा ले रहे हो उसको प्राण में बदलना, और तभी आप जीवित। प्राण है तो प्राणी है ना, प्राण है तो प्राणी है और जीवित है। तो प्राण
में कन्वर्ट करते हैं सांस को। प्राणायाम में सांस में ली हुई हवा को दवाई बनाया जाता है। यह है 10⁻⁻18 की टेक्नोलॉजी फेम्टो के ऊपर। फेम्टो 15 होता है और उसको पता नहीं क्या कहते हैं। तो 10⁻⁻18 की टेक्नोलॉजी जो है वो है प्राणायाम। उसमें चिप बनती है, एक्चुअली पता नहीं है क्योंकि ये बेचारे योगी थे ना, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर हूं तो मुझे सब पता है। तो चिप बनती है, चिप मतलब माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर नहीं, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का मतलब होता है, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है उसमें एड ऑन डिवाइसेस चाहिए, मेमोरी चाहिए, परमानेंट मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए, रोम चाहिए, फलाना चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए। लेकिन जब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो वो सारे के सारे एक ही चिप में सब कुछ होता है। एक ही चिप में मेमोरी भी है, रैम भी है, परमानेंट मेमोरी भी है, प्रोग्राम भी है, सब कुछ है उसके अंदर, बायोस भी है। और फिर कीबोर्ड की जगह पे सेंसर होता है और एक्चुएटर यानी डिस्प्ले की जगह पे एलईडी लगा दी जाती है। डिस्प्ले का मतलब डिस्प्ले ना, कोई एलईडी लगा दी वो दिखाने के लिए भी, हाँ ये वार्निंग है, नहीं है, अलार्म है, कुछ है, या आवाज दे दी ऑडियो अलार्म देने के लिए। तो माइक्रो कंट्रोलर इज द की टू सक्सेस। और माइक्रो कंट्रोलर का यूज हम लोग 80 से कर रहे हैं। इमेजिन, मैं खुद 1980 से माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीटेक करी है मैंने। और वहां पर मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था, मैंने जो एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो प्रोजेक्ट आज की जो ईसीजी मशीन है उसका इनपुट जो है वो प्रोजेक्ट है। पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है उस प्रोजेक्ट को आज की तारीख में, पूरा वर्ल्ड। और मैं किसी से कोई रॉयल्टी नहीं लेता, मैंने कभी नहीं ली, कुछ नहीं लिया। ओपन टू द मार्केट, जो मर्जी इस्तेमाल करो, पब्लिक में दिया सब कुछ पहले दिन से। और ये स्कूल कॉलेज टाइम की बात है, लेक्चर था मेरा, कॉलेज टाइम की बात कर रहा हूं मैं। मेरा लेक्चर था गिंडी इंजीनियरिंग कॉलेज मद्रास। वहां पर हम इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, हमने पेपर सबमिट किया था तो हमें लेक्चर के लिए बुलाया था। तो वहां पर एक ही सवाल पूछा उन्होंने कि सर इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो उन्होंने मतलब हमें यूज करना है अपने सिस्टम के साथ, तो कैसे करें। तो मैंने कहा ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये अवेलेबल है, आप इसको जैसे चाहो इस्तेमाल करो, सब कुछ ओपन है। एक्चुअली उस समय में ना हमें पता नहीं था कि पैसे भी कमाने होते हैं, इन चीजों से पैसे कमाने होते हैं। भाई तो ज्ञान है, ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा। और वाकई एक्चुअली मेरे को लगता है कि वो मेरी जो सोच थी उसने मुझे आज यहां पहुंचा दिया कि मैं डिजिटल लिविंग को सिखा सकता हूं, बता सकता हूं, इंपॉर्टेंस बता सकता हूं और जिंदगी के कष्ट दूर करवा सकता हूं। करूंगा नहीं, मैं कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोरोना ने कहा गया करना पड़ेगा, तरीका बता दो। तरीका मैं बता सकता हूं और कोरोना जैसे कोई भी वायरस तुम्हें छेड़ नहीं सकता, प्रोवाइडेड तुम डिजिटल लिविंग में शिफ्ट करना शुरू कर दो, तुरंत शुरू कर दो, तुरंत। और अपनी सोसाइटीज को डिजिटल लिविंग के लिए तैयार करो, अपनी सारी सोसाइटीज को कन्वर्ट करो, अपग्रेड करो कि डिजिटल लिविंग वहां पर नहीं है तो वहां पर नहीं रहना ही नहीं है। और ये सिलसिला हमने क्रॉसिंग रिपब्लिक में शुरू कराया है। वहां पर निश्चल सूर्य मंदिर एक लगाया है, वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको डिजिटल लिविंग पे चलने के लिए क्या करना होता है वो बता देंगे। वहां पर शायद कंसल जी होते हैं, वो एमटेक उस जमाने के एमटेक है, 1950-1960 के शायद, तो उस सब जमाने के एमटेक हैं और बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिटायर हुए हैं यूपी जल निगम से शायद। और वो उनको लगा कि यार ये तो उन्होंने टेस्ट किया, देखो इंजीनियर है सारे के सारे, तो बिना टेस्ट करे कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते इतनी आसानी से। उन्होंने 5 साल लगाए, 5 या 6 साल लगाए, शायद ज्यादा लगाए होंगे। उसको समझा, उपयोग किया, ट्राई किया, टेस्ट किया, फिर 4 लोगों को बताया, उनको टेस्ट करवाया। सिंपल, जब 100% श्योर हो गए कि हाँ ये नुकसान कोई भी नहीं करेगा और फायदा करेगा। फर्क क्या है? फायदा किसी को इतना करेगा, किसी को इतना करेगा, किसी को इतना करेगा। वो डिपेंड करता है कि तुमने डोज पूरी ली या नहीं ली। 2 गोली खा के छोड़ दिया या 4 गोली पूरी ली और ले ली 100 गोलियां, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा और कुछ नहीं। तो फायदा जरूर, और गोली आपको साइड इफेक्ट दे सकती है, इसका साइड इफेक्ट कोई है ही नहीं।
और नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। इतना 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 इतना, बस वो आपको डिसाइड करना है, वो भी आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितना फायदा ड्रॉ करना है इस प्रक्रिया से। तो वो आप कर सकते हो, आपके हाथ में है, सारा कुछ आपके हाथ में है। ये बात मैंने कई बार बताता हूं, अब भी बता रहा हूं, पर क्रॉसिंग रिपब्लिक में मैंने बताया। और ऐसा ही एक सेंटर अंबाला में चल रहा है, वहां पर वो इलाज करते हैं, वो डॉक्टर है एक्चुअली, तो नेचुरोपैथी के डॉक्टर है, डॉक्टर निधि अग्रवाल और डॉक्टर पंकज अग्रवाल। तो उन्होंने मेरियर क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चलाया, वहां पर वो डिजिटल लिविंग में शिफ्ट करना सिखाते हैं। पहली कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर करना है वो बताते हैं, जिससे आप डिजिटल लिविंग में माइग्रेट कर सको। डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के लिए पहले आपको कुछ प्रोसीजर्स हैं, एलिजिबिलिटी योग्यता प्राप्त करने के लिए। वो कहते हैं ना कि आईआईटी में एडमिशन लेना है तो तैयारी कर लो, तो तैयारी करने के लिए आप जाते हो कोचिंग में, तो वो समझो कोचिंग सेंटर है आपका। तो 2 जगह पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, और वो डॉक्टर जो है वो दिल्ली में भी आते हैं, महीने में हफ्ते में वो फोन करके आप पता कर सकते हैं, फोन नंबर आपको नेट पे मिल जाएंगे या कहीं प्रिंट मीडिया में अखबारों, क्योंकि क्लिनिक चला रहे हैं तो उनका पब्लिसिटी वगैरह करते होंगे वो लोग। क्या है, मैं उस डिटेल में जा रहा हूं। मैं तो ये बता रहा हूं कि डिजिटल लिविंग के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, आप तभी डिजिटल लिविंग में माइग्रेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। पक्की बात है ये, क्योंकि एलिजिबिलिटी का टेक्नोलॉजी है तो मतलब योग्यता चाहिए ही चाहिए। आईआईटी में एडमिशन लेना है, आईआईटी की एलिजिबिलिटी चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन लेना है तो उसकी योग्यता चाहिए। एलिजिबिलिटी के बिना कुछ नहीं है। आज अब तो हर चीज का एग्जाम होने लगे। आईएएस बनना है तो आपको आईएएस के लिए एग्जाम की एलिजिबिलिटी लोगे, नहीं तो आप आईएएस नहीं बन सकते। हर चीज में एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी चाहिए। भाई किसान बनना है तो आपको किसान के बनने की एलिजिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पैदा होने से किसान नहीं हो जाता। किसान भी बनना है आपको तो किसान बनने की योग्यता लेनी पड़ेगी आपको, तभी आप कमाई कर सकते हो, तभी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो और अच्छा नाम कमा सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको लगता है कि आपको योग्यता, बिना योग्यता का आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपकी किस्मत यह अगर मिल जाए आपको तो उसको मेंटेन कैसे करोगे। मेरे को मान लो एक एग्जांपल है कि मेरे को तो मेरे पिताजी ने इतना छोड़ दिया कि मैं 4 जन्म तक खा सकता हूं। भैया जब उसको तो मेंटेन ही नहीं करेगा तो खाएगा कैसे। मेंटेन ही नहीं करेगा तो 2 दिन में उड़ा जाएगा, जुआ खेल ले 2 दिन में उड़ जाएगा सारा का सारा। तो इसलिए मिलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसको मेंटेन रखना है, हेल्थ को मेंटेन रखना है। कोरोना कह रहा है भैया इम्यूनिटी लेवल तुम्हें मेंटेन रखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। मत मेंटेन करो। जो बहुत सारे वो पढ़े लिखे लोगों की प्रॉब्लम है कि उनको डाउट है वैक्सीनेशन पर, ठीक है मत करो भाई। आफ्टर ऑल जब आप बीमार पड़ते हो, आप नॉर्मल केस की बात करो, जब आप बीमार पड़ते हो तो कहां जाते हो, डॉक्टर के पास। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो करेगा वो आप करोगे या नहीं करोगे, आपकी तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा आपको। तो अब डॉक्टर कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाओ, तो आप अगर नहीं लगवाते तो आपकी प्रॉब्लम है, नहीं लगवाओगे तो आपकी प्रॉब्लम। फाइनली डॉक्टर के पास तो आप ही जाओगे ना। अगर बीमार पड़ोगे, कोरोना आपको हुआ है नहीं हुआ है, तो डॉक्टर ही बताएगा ना टेस्ट करके कि आपको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ। और फिर अगर कोरोना हुआ है तो उसका इलाज में जो इंजेक्शन लगेगा तो लगेगा ही ना, क्या करोगे। बल्कि अभी अगर आप इंजेक्शन लगा लेते हो तो कोरोना होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूं आप इम्यूनिटी बढ़ा लो तो आपको कोरोना होगा ही नहीं, गारंटी मैं देता हूं। डिजिटल लिविंग में शिफ्ट कर रहे हो, आपको कोरोना होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। देखो अब यहां पर फर्क क्या है, नॉर्मल केस में कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कोई गोली मार दे तो आप तो फिर कोरोना तो हो ही गया ना। अगर आपको कोई जबरदस्ती कोरोना इन्फेक्टेड कोई चीज खिला दे, समोसा खिला दे, समोसे में कोरोना का इंजेक्शन दे दे, तो आप क्या कर लोगे, बताओ मेरे को। अब जो किसान जो है वो कीटनाशक डालते हैं, तो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि 40% केमिकल जो है पॉइजन है अनाज के अंदर। अब आप क्या करोगे बताओ मेरे को। आपके पास कोई चॉइस है क्या, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो आपके पास अब डिजिटल लिविंग में आते हो तो सारी चॉइस ही आपके पास है। कोरोना ने तो बता दिया भैया चॉइस तो सारी तेरे पास ही है, चॉइस तो सारी तेरे पास ही है, अब तेरी मर्जी है, तेरे को अपनी चॉइस लेनी है या नहीं लेनी है। मानव जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, उसकी इंपॉर्टेंस समझो, तपस्या का मतलब समझो, और मुर्गी पहले आई या अंडा उसकी बात समझो।
तो मुर्गी पहले आई है अंडा में, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मुर्गी मान लो पहले आती है, चलो हम शुरू होते हैं। हमने माना कि मुर्गी पहले आती है, साइंस ऐसे चलती है, हमने मान लिया कि मुर्गी पहले आई, बात आ गई। अब क्या करें? बेकार है, मुर्गी क्या करेगी? अंडा तो कभी आएगा ही नहीं भाई, मुर्गी क्या करेगी? अंडा तो कभी आएगा ही नहीं। घर क्यों नहीं आएगा भाई? अंडा क्यों नहीं आएगा? मुर्गी आ गई तो अंडा तो आएगा ही ना। अंडा कहां से आएगा बेटा? जब तक मुर्गा नहीं होगा, जब तक अंडा कहां से आएगा? जब तक मुर्गा नहीं होगा, जब तक अंडा आएगा कहां से? तो अरे ये तो एक शौक हो गया, बड़ी जबरदस्त शौक लगा कि पहले तो मुर्गा आया था, और जब पहले मुर्गा आया था तो पहले मुर्गी आई या अंडा आया, उसका फर्क क्या पड़ता है? हु केयर्स? तो मुर्गे को इंपॉर्टेंस देना सीखो। अगर मुर्गे को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे ज्यादा नुकसान पुरुष को, पुरुष जो कि भगवान बन सकता है, भगवान भी भगवान बनने को तरसते हैं, पता है आपको? क्यों मनुष्य जन्म लेना चाहते हैं? सारे देवी देवता मनुष्य जन्म लेना चाहते हैं, क्यों? भगवान बनने के लिए। भगवान का मतलब ही नहीं पता। भगवान का मतलब लोग सोचते हैं कि 4 बीवियां रख लो, 6 बीवियां रख लो, 10 औरतों से संबंध बना लो, हरम बना लो, पूरा 1000 औरतें रख लो। दशरथ ने 3 बीवियां थी, पर फर्क है, भगवान दशरथ थे, 3 पत्नियां थी उनकी, तब भी वो भगवान थे। भगवान स्त्रियों से नहीं होता है, भगवान खाने से नहीं होता है। भगवान वो होता है जो आनंद में रहे। आनंद, और आनंद मतलब संपूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद भी नहीं, संपूर्ण आनंद। मुर्गा जो है उसको लोग काटते हैं, ठीक है, वो जो भी चल रहा है, और वो पता है वो सारे आर्टिफिशियल मुर्गे हैं सारे के सारे, यानी केमिकली डेवलप किए गए हैं मुर्गे वो सारे के सारे, इसलिए लोग उसको वो यूज होता है, मिस यूज होता है, यूज होता है, जो भी कहो, उसकी प्रोडक्शन होती है, फैक्ट्री लगी हुई है उसकी मुर्गे बनाने की। वो तो ठीक है, उसका तो कोई वो नेचुरल तो है नहीं, वो नेचुरल तो है नहीं। आजकल जो बात कर रहे हैं प्लांट मीट की बात चल रही है आजकल, कि मीट खाना छोड़ो, प्लांट मीट खाओ। प्लांट मीट क्या हो भाई? नाम ही तो देना है, लोग मीट खाना है, नाम से मीट खाना है, और प्लांट मीट है या, मुझे समझ में नहीं आता कि नाम देने से होता क्या है, नाम से क्या होगा, चीज तो समझ में आने वाली बात है। और प्लांट मीट क्या होगा? जो पेड़ का जो तना होता है उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको निकाल के प्लांट मीट बना दिया, तो उसमें कोई केमिकल प्रोसेस कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे। कोई केमिकल प्रोसेस के बिना तो कुछ होता नहीं ना हमारे यहाँ, हमें लगता है कि हमने बनाया नहीं। वो कहते हैं कि क्या कुछ बनाया, 2 चीजों को मिला दो तो केमिकल बन गया। वो 2 चीजें कहां से आई? वो भी तो नेचुरल थी। तो ये सब इन चक्रों में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। अपना जो आपको सूट करता है वो खाओ, जो आपको नहीं सूट करता वो खाओगे तो काजू खाया था तो छाले हो गए थे, तो जो नहीं सूट करता वो आप खाओगे ही नहीं। क्यों? आपकी जिंदगी बवाल हुई ना, मेरे मुंह में छाले हो गए तो मैं बात नहीं कर सकता, और मेरा काम पढ़ाने का है, तो मेरा तो हो गया काम, कार्यक्रम समाप्त शुरू होने से पहले ही। तो भैया मैं काजू खाऊंगा क्यों? मैं काजू खाऊंगा क्यों? मेरी समझ में आ गया ना, एक बार ट्राई कर लिया, चलो एक्सपेरिमेंट करके देख लिया मैंने, पर वो बेवकूफी थी ना मेरी माँ बता रही है जबकि मेरे को कि तेरे को काजू नहीं खाना है क्योंकि छाले हो जाएंगे। वो छाले हुए तो वो ज्योतिषी हो गई क्या? तो इसका मतलब मेरी माँ तो ज्योतिषी हो गई कि उसने कहा छाले हो जाएंगे, जबकि अभी मैंने काजू खाया नहीं, कुछ नहीं, पहले बता दिया उसने। तो पेरेंट्स, माँ को गुरु कहा गया ना, वो इसलिए कहा गया कि वो ज्योतिषी होती है। ज्योतिषियों को कंफ्यूजन है, हर इंसान ज्योतिषी है, और लोगों ने ज्योतिषी को कंफ्यूजन में बता दिया। भैया हर इंसान ज्योतिषी है, ज्योतिषी का मतलब क्या है? जिसको ज्ञान हो और वो बता सके। अब मान ले 1 मिनट में बता दिया कि काजू खाएगा तो तेरे को, अभी तो मैंने ढूंढना शुरू किया था कि कौन सी क्वालिटी का बेस्ट काजू है वो लूं, खरीदूं, तो मैं माँ ने पहले बता दिया कि भैया तू काजू मत खाइए, तेरे को छाले हो जाएंगे। तो उससे बड़ा ज्योतिषी कौन? उसने मेरे को नुकसान से बचा लिया, पर मैं माना क्या? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री करी है मैंने, मैं इंडस्ट्री चलाता था, 10 लोग 50 लोग मेरे नीचे काम करते थे, तो मैं उसकी कैसे मालूम? मेरी माँ अनपढ़, पर
जब खाया ना काजू तो फिर पता लग गया कि अनपढ़ कौन और पढ़ा लिखा कौन। 1 मिनट में पता लग गया, 1 मिनट में। तो सारे ज्योतिषी है, ज्योतिषी तो सारे हैं, सारे जो मानव जन्म में आ गया वो ज्योतिषी हो गया। उसको पता रहता है कि मेरे को गाड़ी चलानी सीखनी पड़ेगी, सारी ढंग से नहीं सीखी, सीख ली तो भी चलानी भी ढंग से पड़ेगी, नहीं तो। मैं एक्चुअली ना क्या हुआ कि मैं ना कभी जब गाड़ी चलाता था तो गाड़ी अपने, मैं कभी ड्राइविंग सीट पे किसी को नहीं बैठने देता, चाहे गाड़ी किसी की हो। अगर मैं जा रहा हूं किसी गाड़ी में बैठा हूं तो मैं पीछे नहीं बैठता था, मैं हमेशा ड्राइविंग सीट पे बैठता था, इवन साइड पे भी नहीं बैठता था। ये मेरी आदत थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता था कि अगर मरना ही है तो मैं अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में क्यों दूं, कैसे दे दूं। अपनी गलती से मरूंगा मैं, मेरे को मंजूर है, पर किसी की गलती से मैं मरूं तो ये मेरे को मंजूर नहीं है। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, किसी की गलती से मैं मर तो सकता ही हूं, पर अवॉइड करूं जितना संभव हो। कोशिश करूंगा कि दूसरे की गलती से मैं ना मरूं, अपनी गलती से ही मरूं। तो ये मेरे दिमाग में रहता था, ये तो मेरे दिमाग में रहता था, मतलब सही है गलत है मुझे इसके बारे में नहीं। तो मैं अपनी जिंदगी कैसे किसी और के हवाले कर दूं, नहीं करूंगा। और आई एम श्योर हर इंसान को दूसरा तो मेरा मिसयूज ही करेगा। ये बात भी अगर समझ लो, मुर्गी अंडे वाली कहानी ने ये बात क्लियर कर दी एकदम कि भैया पहले मुर्गा आया था। अगर ये बात समझ में आती है तो भैया मुर्गा तो दूसरा तो मेरा नुकसान ही करेगा। कारण, अब दूसरा मेरा नुकसान क्यों करेगा, अब ये समझने वाली बात है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर कारण यह है कि उसको मेरे बारे में पता ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को क्या सूट करता है क्या नहीं करता। तो अपने हिसाब से चलेगा ना, मेरे लिए भी वो अपने हिसाब से ही चलेगा और अपने लिए भी वो अपने हिसाब से चलेगा। तो उसका परिणाम क्या हुआ, पहले कुटुंब टूटे। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि महाभारत का रेफरेंस देखो, पहले कुटुंब टूटे, महाभारत के बाद परिवार टूटे। महाभारत ने दिखाया कुटुंब टूटते हुए और रामायण ने दिखाया कुटुंब जुड़ते हुए। फर्क देखो, रामायण ने दिखाया कुटुंब जुड़ते हुए, कैसे एक साथ हो जाते हैं जब कोई किसी परिवार के एक सदस्य पे, कुटुंब के एक सदस्य पे भी कोई समस्या आती है तो सारे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, टीम बिल्डिंग। तो राम राज्य ने टीम बिल्डिंग की व्यवस्था बताई। फिर महाभारत में कुटुंब टूटे। उसके बाद आ जाओ आप महाभारत के बाद पोस्ट महाभारत, तो परिवार टूटे। उसके बाद अब आ जाओ उसमें आ जाओ, ये कब की बात बताऊं मैं तुम्हें, विक्रमादित्य पीरियड तक परिवार ही टूटे। विक्रमादित्य पीरियड के बाद से परिवार टूटे, विक्रमादित्य पीरियड के बाद से परिवार टूटे। और अब पिछले 500-600 साल से कपल टूटे, हस्बैंड वाइफ टूटने लगे। उससे पहले तलाक नहीं होते थे। तो आप ये सोचोगे टूटने की कहां तक, लास्ट लेवल क्या है, टीम का लास्ट लेवल टूटने का क्या है, मैनेजर अलग और जो काम करने वाला है वो अलग, खत्म कहानी, स्टोरी फिनिश। तो आप इस बात को समझ लें कि कुटुंब टूटे, महाभारत ने दिखाया, रामायण ने टीम बनाने का तरीका सिखाया और मुसीबत के समय में कैसे टीम बनानी है। और महाभारत के बाद विक्रमादित्य पीरियड तक सिर्फ के बाद, विक्रमादित्य पीरियड के बाद परिवार टूटे और 500-600 साल पहले से कपल टूटे, युगल टूटे। और अब युगल भगवान की स्थापना हुई है क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में। जब से क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में युगल भगवान की स्थापना हुई है, उसके बाद से ही
उत्तर प्रदेश की पोजीशन आप देख सकते हो कितनी इंप्रूव हुई है। 4 साल में उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया। ये युगल भगवान की स्थापना के बाद हुआ है। कपलहुड, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन की इंप्रूवमेंट, डिजिटल लिविंग का आना, ये सब युगल भगवान के आशीर्वाद से हुआ। और हर युग के जो युगल भगवान है वो अलग होते हैं। कलयुग उसके सतयुग के युगल भगवान शंकर पार्वती, द्वापर युग के राम सीता, कृष्ण रुक्मणी, द्वापर युग के वो त्रेता युग के थे, राम और सीता त्रेता युग के, द्वापर युग के कृष्ण और रुक्मणी, और कलयुग के कृष्णांश और इप देवी। तो ये हर युग के जो वो हैं, अब युगल भगवान जब से बैठे हैं, जब से ये शुरू हुआ है, और कोरोना तो अब आया है मेरे ख्याल से पिछले साल, वो तो 4 साल हो गए। इंप्रूवमेंट मतलब सुधार देखो कितनी जल्दी से तेजी से शुरू हुआ है उनके बैठने के बाद, कि अब डिजिटल लिविंग आ गई, इंप्लीमेंट होनी शुरू हो गई, और कई परिवार बन गए, इसको अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। अन्यानी कल्चर, एक कल्चर है अन्यानी कल्चर, जिसका जो दिया गया था जब जब सृष्टि क्रिएट की गई थी, तब से है ये। पता नहीं कितने महायुग पहले, 99 महायुग पहले की बात कर रहा हूं मैं। खैर, तो हम ये डिजिटल लिविंग पे चर्चा कर रहे हैं, बाकी मैं अगली बार में रखूंगा। आज बहुत टाइम हो गया, तो आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आज की खाट भगवान टीवी पर एंकर अश्विनी जी को सुने डिजिटल लिविंग के लिए।